नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और केटी पे आपको स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें आपको ज्योग्राफी पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है। आइए देखते हैं। जो मेरा पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या हमको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको क्या क्या देखते हैं, पढ़ना है हमको क्या। सबसे पहले हमको इसमें इंट्रोडक्शन जानना, चैप्टर से रिलेटेड, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्यों हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से पढ़ के हमको क्या क्या नॉलेज मिलेंगे और इसका क्या हम उपयोग कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। फिर देखेंगे संसाधन क्या है, जो रिसोर्स है, व्हाट इज रिसोर्स। इसमें हम लोग देखेंगे संसाधन क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तब हम लोग जान पाएंगे कि हाँ हमारे आसपास कितने संसाधन हैं और वो हमारे लिए कितने उपयोगी है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। जो संसाधनों का वर्गीकरण है मतलब संसाधन के प्रकार, कितने टाइप के संसाधन है। याद रखिएगा, जो चीज जितना ही जटिल होता है उसको हम लोग सरल करने के लिए उसको वर्गीकरण करते हैं। और जब भी हम लोग ज्योग्राफी में इंटर मारेंगे, भूगोल में साथ साथ आपको क्लासिफिकेशन चलता ही रहेगा। मतलब भूगोल और वर्गीकरण, ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन, ये दोनों एक साथ साथ चलेगा। अगर एक बाहुबली 1 है तो एक बाहुबली 2 है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे है संसाधन का विकास। इसी में हमको पढ़ना है कि संसाधन का विकास कैसे, संसाधनों से हमारा विकास होता है, लेकिन हमें अपना विकास करेंगे सबसे पहले संसाधनों का भी विकास करना होगा, तब ना हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसी में हमको पढ़ना है एजेंडा 21 के बारे में। फिर इसमें कुछ देखना जानकारी, जो सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो, उसको देखना है। फिर इसमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा संसाधन नियोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का हम लोग अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। उससे क्या होगा, आने वाले समय में, भविष्य में संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे। अभी तो हम दूसरे प्लैनेट पे नहीं जा सकते, दूसरे ग्रह में नहीं जा सकते, अभी हमको अर्थ पे ही रहना है और यहीं पे रह के यहीं के संसाधन का यूज करके अपना विकास करना है और अपना जो जीवन यापन है वो कंटिन्यू रखना है। देखेंगे जो संसाधन नियोजन है यानी प्लानिंग है, ये इंडिया लेवल पे देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड लेवल पे नहीं देखेंगे। इसमें जो बात करेंगे भारत में संसाधनों का नियोजन, नियोजन मीन्स प्लानिंग। इसके बाद देखेंगे भू संसाधन, जो लैंड है, लैंड एज ए रिसोर्स जिसपे हम लोग रहते हैं। एक्चुअली जो लैंड है ना, आप लोग देखेंगे जो चावल का जो सूप होता है, जिसको हम लोग जनरली मार बोलते हैं, उसके ऊपर जो छाली बैठ जाती है, जस्ट लाइक धरती जो है, मिट्टी भी उसी तरह एक छाली के रूप में बैठा हुआ, क्योंकि धरती बहुत पहले गर्म थी, फिर वर्षा हुई, फिर गर्म, तो वो जो कंटिन्यूसली जो हुई ना, उसके कारण क्या, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई। जो लेयर क्या है, वो यही है भूमि। तो देखेंगे भूमि भी किस तरह का संसाधन है, किसका हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही है भू उपयोग, यानी जो भूमि है उसको किस किस तरह से उपयोग करेंगे इंडिया में, या किस किस तरह से उपयोग हो रहा है, कौन सा सेक्टर में ज्यादा भूमि उपयोग हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या आपका फैक्ट्री में हो या फिर आपका जो शहरीकरण में हो बोल सकते हैं, जो आपका सिटी में हो या गांव में हो, किस किस लेवल पर देखेंगे। जो हम लोग पढ़े थे पहले भी कि क्या क्या वर्क होता है, आपका प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। तुम्हें प्राइमरी क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें जो होता है खेती कार्य होता है, तुम्हें जो हमको उत्पादन डायरेक्ट कहाँ से मिलता है, हमको प्रकृति से मिलता है। तो वो देखेंगे कि कृषि में कितना यूज है भूमि का, उद्योग में कितना है और बाकी विनिर्माण में, ये सब में कितना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में भू उपयोग के प्रारूप, जो भारत में भूमि का उपयोग करने का जो पैटर्न है, प्रारूप में पैटर्न, वो किस किस तरह का है, उसको हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। जो भूमि दिन पर दिन क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, भूमि का हम लोग अत्यधिक यूज कर रहे हैं। अगर उसको हम लोग सही तरह से यूज नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को भूमि की जरूरत तो होगा, लेकिन वो हमारे पास और नहीं रह पाएगा। याद रखिएगा ये सब जो है सब सीमित है। भूमि क्या है, वो सीमित संसाधन है, वो दिन पर दिन बढ़ नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा, जो आपका समुद्र का लेवल है उसका स्तर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे भूमि क्या होगा, विलुप्त हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। अभी बहुत सारे सिटी है, बहुत सारे ऐसा आइलैंड है जो महाद्वीप है या द्वीप है, वो सब क्या पूरी तरह जलमग्न हो गया, यानी कि जल के अंदर चला गया। डेट मीन्स वो पूरा खत्म हो गया, अब उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसको यूज कब करेंगे, जब जल कम होगा। जल तो कम होने वाला है नहीं, जैसे जैसे हिमालय में बर्फ गलेगी तो वो पानी नीचे आएगी, नीचे आएगी तो नदी नाला से कहाँ पे जाएगी, समुद्र में जाएगी, समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो जल अगर मान लीजिए जल अभी यहाँ पे है और ये मेरा जमीन है, और जैसे जैसे ये आएगा तो धीरे धीरे पानी क्या आएगा, इस पे पूरा कवर कर लेगी इसको। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जमीन है वो विलुप्त हो जाएगी। तो इसमें हमको ध्यान रखते हुए हमको जो इंडिया में किस किस तरह से लैंड का यूज होता है उसमें देखेंगे हम यहाँ पे। फिर ये आपका जो क्या अभी बता रहे थे भूमि निम्नीकरण, और इसका संरक्षण पर किस तरह हम इसको संरक्षण कर सकते हैं और संरक्षण के साथ साथ इसको किस तरह हम लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे मृदा संसाधन। देखिए भूमि संसाधन, भू संसाधन और मृदा संसाधन दोनों लगभग सेम, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट आता है। इसको देखेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तो जानेंगे इसमें क्या थोड़ा डिफरेंट है। ये भी एक संसाधन, मृदा यानी सॉइल जो है, मिट्टी एक संसाधन है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ये संसाधन नहीं रहेगा तो हम लोग फसल कैसे करेंगे, क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या, जीवित कैसे रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो मृदा है वो बहुत तरह का मृदा होता है। हर जगह एक तरह की मिट्टी नहीं पाई जाती है, अलग अलग जगह आप जाइएगा तो वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होगी। और हर एक मिट्टी का ये खासियत है कि हर एक मिट्टी हर एक फसल के लिए अलग अलग होती है। मतलब किसी मिट्टी में जो फसल होता है वो अच्छा उगता है, किसी में अच्छा नहीं उगता। तो देखेंगे किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। जो मृदा का वर्गीकरण है यानी टाइप्स ऑफ सॉइल है, मिट्टी का वर्गीकरण देखते हैं। पहला हमको पढ़ना है जलोढ़ मिट्टी, ये तुम्हारा ये है जलोढ़ मृदा पढ़ना है। फिर काली मिट्टी पढ़ना है और लेटेराइट मिट्टी बोलिए या मृदा बोलिए, बात हुई है, ठीक है। फिर है लेटेराइट मृदा है, लाल और पीली मृदा है जो कि जनरली झारखंड, बिहार ये सब इलाका में और भी बहुत सारे स्टेट है इसमें पाया जाता है, इसमें मिट्टी है। फिर हमको पढ़ा मरुस्थलीय मृदा, ये सब जनरली राजस्थान में हो गया, जैसे मरुस्थलीय इलाका जो हो गया, सहारा जैसे आप जानते हैं, सहारा रेगिस्तान ये सब है, वो समय क्या होता है मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। फिर हमको पढ़ना वन्य मृदा, वन में पाए जाने वाली मृदा को क्या बोलते हैं, वन्य मृदा बोलते हैं। इस तरह हम बोल सकते हैं इसको वन्य मृदा। जनरली आप जाते होंगे जंगल उंगल, उसमें पेड़ पौधा उखाड़ते देखें काला काला टाइप का मिट्टी निकलता है, तो वो काली मिट्टी नहीं है, वो काली मिट्टी नहीं है, वो आपका कैसा है, वो आपका वन्य मृदा है। उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है और काली मिट्टी में कुछ अलग होता है। बाकी जितना भी मिट्टी है सब में अपना अपना गुण होता है और वो जो मिट्टी होती है किसी फसल के लिए क्या स्पेसिफाई होती है, परफेक्ट होती है। फिर हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण, ये भी बहुत हमारे लिए जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जो घर उड़ में हमारे जो आंगन होते हैं या बगीचे होते हैं, वहाँ पे जो घास उगे रहते हैं अननेसेसरी घास, वो ठीक है सुंदरता के लिए हम उसको उखाड़ देते हैं, वहाँ से निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन उसके पीछे जाइए साइंटिफिक लॉजिक क्या उसको रहने के लिए। घास जो होती है वो अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े हुए रखती है। अगर उस पर कोई जल बहता हुआ आएगा या हवा हुआ आएगा तो वो मिट्टी को वहाँ से उड़ने या फिर कटने नहीं देती। इसी कारण घास हमारे लिए क्या है, उपयोगी। इससे हमारा जो घर का मिट्टी है वो वहीं पे बना हुआ रहता है, वो कट के कहीं और या बाजू वाले घर में या कहीं लली में नाला में या बह के कहीं नहीं जाती है, तो वो भी हमारे लिए उपयोगी है। अगर हम और फिर मृदा का संरक्षण कैसे करें तो देखेंगे इसमें टॉपिक में किस किस तरह से इसका संरक्षण करेंगे। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला टॉपिक है परिचय। देखेंगे इस जो चैप्टर है ना, ये आपके लिए और आपके समाज के लिए, आपके आगे की जानकारी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें क्या है आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है, अभी हाल ही में जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसका जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से आया। कहाँ से आया आपका, ये मृदा का वर्गीकरण। एकदम देखिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका ज्योग्राफी का है, संसाधन में विकास, यहाँ से आपका जो जेपीएससी है, झारखंड में जो सिविल सर्विस की जो एग्जाम में होती है वो जेपीएससी होती है, वहां पे आपको मृदा वर्गीकरण से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इसको बना पढ़ेंगे अच्छा से तो आराम से आप क्या होगा, मतलब जीएस जो पोर्शन होता है ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कोई हार्ड नहीं है, ये सब हार्ड हम लोग बना देते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग देखेंगे ना कि जैसे आप आराम से पढ़ना स्टार्ट करें क्लास 9, 10, 11, 12, उसके पहले बैक चल जाइए 6, 7, 8, जब यहाँ से कॉम्बिनेशन आप बनाना स्टार्ट करेगा देखिएगा जीएस एक दूसरे से क्या लिंक हो रहा है। जब वो एक दूसरे से जुड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, उस पर लेयर बाय लेयर बैठते जाएगा आपके दिमाग में और सारा चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले परिचय। संसाधन जो है ना हमारी इच्छाओं को पूर्ति करती है और हमारे लिए वो बहुत उपयोगी है। आने वाले समय में जो संसाधन है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत ही अपना क्या कर रहे हैं, मानव को विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो संसाधन है वो धरती पे तो पड़ा हुआ है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ तो करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको अपने तौर पे टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा, तभी जाके हम लोग संसाधनों का अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। जैसे कि लेते कोयला, कोयला एक संसाधन है, लेकिन उसको अगर हम अच्छी तरह से यूज़ ना करेंगे या उसको अंधाधुंध यूज़ करें, क्योंकि कोयला एक सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स है, उससे अगर अंधाधुंध तरीके से यूज़ करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर कोयले से मिलने वाली जो सुविधा है या उससे जो हम यूज़ कर पा रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं, वो फिर हमारे लिए नहीं रहे, क्योंकि कोयला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीमित संसाधन है। देखेंगे संसाधन से हमारा विकास कैसे होता है। जैसे कोयला का यूज़ करके क्या करते हैं, हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो एनर्जी से क्या हम अलग कामों में लगा सकते हैं, उससे क्या हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है।
यहाँ पे संसाधन का विकास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसाधन को अगर अच्छी तरह से यूज़ में नहीं लाएंगे तो फिर वो हमारे लिए कोई उपयोगी काम का नहीं रहेगा। जैसे कि गोल्ड लेते हैं, सोना पड़ा हुआ रहता है, वो सोना के रूप में नहीं रहता। जिस तरह हम लोग सोना देखते हैं, जो आभूषण रहता है या सोने के जो बिस्किट रहता है, आपको टुकड़ा रहता है, उस रूप में नहीं रहता, वो बहुत ही अजीबोगरीब रूप में रहता है। उसे हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से निकालते हैं, उसे फैक्ट्री में जाके स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, उसका क्या करें हम लोग थोड़ा सा डेवलप करें। संसाधन तो जैसे निकला, जैसे आपको दे देंगे लोहा का एग्जाम्पल लेते हैं, लोहा एक पत्थर के रूप में रहता है, मिट्टी की तरह, ऐसा आपको दे देंगे लोहा, क्या उसको कोई यूज़ कर पाएगा? नहीं। उसको हमको क्या करना होगा, विकास करना होगा, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा, फिर हम उसको मॉडिफाई करके अलग अलग फैक्ट्री में, कहीं पे सीट के रूप में, कहीं पे टुकड़ा के रूप में, कहीं पे जो चादर होती है उस रूप में देखेंगे प्लांट में, जो स्टील प्लांट से निकलती है, तो उस रूप में फिर हम लोग जाके देंगे फैक्ट्री में, फिर उस लोहा को यूज़ करें। दैट मीन्स क्या किए, सिंपल सा अजीबो गरीब रूप में था पत्थर टाइप का लोहा, उसको हम यूज़ करके, उसको हम क्या कहें, विकास करके, डेवलप करके हम लोग एक संसाधन, एक परफेक्ट संसाधन के रूप में हम लोग लाएँ, फिर जाके हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम लोग डिटेल से देखते हैं एक एक टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संसाधन क्या है। इसमें संसाधन, इसका हम लोग इसमें परिभाषा देखते हैं। आपको जो बुक में परिभाषा दिया हुआ है वो सारी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हो और वे तकनीकी रूप से क्या उपलब्ध हो, मतलब टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, और वे आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। वो आपका बुक का लैंग्वेज हो गया। इससे आप सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं कि संसाधन शब्द के अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से आया है, मतलब संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना है, जिसमें री का अर्थ क्या होता है, बार बार, और सोर्स का अर्थ होता है साधन। अर्थात हम कह सकते हैं वैसे साधन जिसका मनुष्य अपने जीवन में बार बार उपयोग करता है, संसाधन कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लिखेगा आराम से, आपका 1 नंबर को या 2 नंबर को कोई नहीं काटेगा। आप जैसे बोल सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, पानी हो गया आदि, ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में उपयोग होते हैं। आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है संसाधनों का वर्गीकरण। आइए अब अपना इस चैप्टर का जो टॉपिक है 3rd, उसको देखते हैं, जो कि है संसाधन का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, इसमें देखेंगे संसाधन कितने टाइप का होते हैं, क्या क्या उनके प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो पढ़ना है आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। यानी जो संसाधन आते हैं वो आते सबसे पहले कहाँ से हैं, आते हैं तो वो किस किस टाइप से, देखते हैं कि संसाधन को प्रकृति से आते हैं, तो उत्पत्ति वह कैसे होती है। तो एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव, एक होता है बायोटिक, होता है अबायोटिक। जैव वो सारे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जिसमें कि प्राण होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पेड़ पौधे, जानवर, ये सब क्या है, सारा जैव संसाधन है। नेक्स्ट होता है अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि पत्थर ले सकते हैं, अगर पत्थर यूज में आए तो संसाधन है। सोना हो गया, लोहा हो गया, पेट्रोल हो गया, हवा होगी, पानी हो गया, सब सारे संसाधन है। लेकिन कैसे संसाधन है, सारा अजैव संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखते हैं जो संसाधन है वो खत्म होगा या नहीं होगा, होगा तो वो कब होगा। तो इस आधार पर हम लोग संसाधनों का जो वर्गीकरण करते हैं, इसमें 2 टाइप का आता है। एक होता है नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय संसाधन मतलब आपका होता है वैसे संसाधन जिसका हम पुनः क्या कर सकते हैं, पुनः उसको बना सकते हैं, पुनः उसको हम लोग यूज में ला सकते हैं, उसे बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, वो हमें कंटिन्यू मिलते रहता है, उससे खत्म होने का कोई डर नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सब क्या हमको कंटिन्यू मिलते रहता है। जब तक सूर्य है तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलेगी, जब तक हवा चलेगी तब तक हमें पवन ऊर्जा मिलेगी, यानी विंड एनर्जी, और ये कंटिन्यू हमको मिलते रहेगी, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये सब सारे संसाधन को हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि पेट्रोल को अगर हम लोग एक बार यूज कर लिए तो दोबारा वो धुआं बन के उड़ जाएगा, फिर उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसे संसाधन जिसे बनने में बहुत अधिक समय, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वे सारे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। इसमें क्या होता है, 2 टाइप का होता है, जो कि हम आगे जब आपको इसका परिभाषा बताएंगे तो डीप में बताएंगे। इसमें 2 टाइप का आता है, एक होता है चक्रीय और एक होता है आपका अचक्रीय। चक्रीय वैसे संसाधन जिसे हम तत्काल तो बना नहीं सकते, लेकिन उसका पुनः चक्रीय करके, रिसाइकिल करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं।
जैसे कि लोहा हो गया, लोहा सड़ गया, खराब हो गया, उसे क्या करते हैं वापस से उसको गला सकते हैं, यानी उसको चक्री कर रिसाइकिल कर रहे हैं, फिर से वो गला हुआ लोहा को फिर हम लोग किसी नए रूप में ढाल देंगे, फिर से उस लोहा को हम लोग क्या करें यूज करें। तुरंत हम लोहा नहीं बना सकते हैं। एक आता है अचक्रीय, जैसे कि पेट्रोल, गैस, डीजल, केरोसिन, ये सब को हम लोग क्या एक बार यूज कर लेते हैं, फिर ये पूरा खत्म हो, इसे तत्काल बना भी नहीं सकते हैं और इसे चक्रीय भी नहीं कर सकते हैं आपको। फिर चक्रीय में प्लास्टिक को बोल सकते हैं आप, प्लास्टिक क्या है उसको चक्रीय का से रिसाइकिल करते हैं ना प्लास्टिक को हम लोग। नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है वो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जो जनरली आप लोग जो फंसते हैं ना वो दो ही, ये दोनों तो इजी है, ये उत्पत्ति के आधार पर है, समाप्यता के आधार पर दोनों इजी है, दोनों में दो टाइप है। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक आप लोग जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो होता है सी टाइप का और एक डी टाइप का। जो सी है आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व मतलब क्या, मालिक, मालिकाना हक इस पे किसका है, इसी पे देखते हैं ऑनरशिप किसका है। पहला आता है आपका व्यक्तिगत संसाधन, यानी आपका इंडिविजुअल रिसोर्स जो होता है आपका, ये क्या है, ये आपका है पहला व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जो सिर्फ उस पे आपका ही हक और किसी दूसरे पे नहीं हो, वो सारे व्यक्ति, जैसे कि ये मेरा मार्कर, इस पे अगर इसे हम ऑन किए, इसे हम खरीदे हैं, इस पे किसका अधिकार है, इस पे मेरा अधिकार, इससे कोई और यूज में नहीं लाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसपे पूरे समाज का अधिकार होता है, जैसे शमशान घाट, जो पार्क हो गया आपका, जैसे तालाब हो गया, पूरा समुदाय का जो तालाब है किसी समाज का, उस पर क्या पूरे समुदाय का उसमें हक होता है, उसको पूरा समुदाय मिलके उपयोग में लाता है। फिर आपको देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। एक्चुअली ये किसी देश के जो सीमा क्षेत्र उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जल हो या किसी कच्चा पदार्थ हो कोई, या फिर आपका सोना हो, लोहा हो, कोई भी खनिज हो, सारा किस पे, सारा जो अधिकार होता है किस पे होता है, वो किस पर होता है, वो सारा जो होता है सरकार पे, तो उस देश के गवर्नमेंट पर। जैसे हम लोग इंडिया पे देखेंगे, इंडिया के धरती से, इंडिया के जो सीमा क्षेत्र है, टेरिटोरियल बाउंड्री लाइन है, उस पे आपको उसके अंदर में आपको कुछ भी मिलेगा, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, वो सारा क्या हो गवर्नमेंट रिसोर्सेज के अंदर लगा देगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं पानी जो निकलती है हमारे धरती से, वो भी एक सरकार राष्ट्रीय संसाधन है। कहीं से आपको लोहा निकला, आपके घर से अगर केरोसिन तेल का स्रोत मिल गया, और ये सरकार का पता चलेगा, तो आपका जमीन क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, वो सरकार के अंदर आ जाएगा। हाँ, आपके बदले जमीन का जो मुआवजा वो मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन वो जो संसाधन वो तुरंत सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें हम लोग फिर डीप में देखेंगे कि बाउंड्री लाइन में क्या है, समुद्र जो सीमा है वहाँ पे कहाँ तक हमारा अधिकार है, कहाँ पे हमारा अधिकार नहीं है, जो समुद्र लाइन में जो संसाधन मिलते हैं उसका यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो कैसा कैसा, इसमें हम लोग डीप में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस तरह का जो संसाधन होता है इससे किसी देश के हक में नहीं होता, या किसी देश पे इसका प्रॉपर अधिकार नहीं होता। ये जो होता है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार, एक होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत ये सारे संसाधन, अगर इस संसाधन को यूज करना है, उपयोग में लाना है किसी देश के द्वारा, तो सबसे पहले हमको अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा उसे परमिशन लेना होगा, कुछ कागजी कार्रवाई करना होगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज में ला सकते हैं। अदरवाइज ये पड़ा रहेगा, इस पे किसी देश का कोई हक नहीं होता है। अब देखते हैं डी टाइप, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। देखते हैं टॉपिक क्या है। पहला जो आपका है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वैसे संसाधन जो किसी देश में, प्रदेश में या राज्य में मौजूद तो हैं, लेकिन उसके अभी बड़े पैमाने पर यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में यूज़ किया जा रहा है, मतलब लिमिटेड। देखिए यहाँ पे जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जानते हैं हमारे जो देश में गुजरात में, राजस्थान में ये समय क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ पर आराम से हम लोग सोलर पैनल से और विंड जो एनर्जी होता है उससे हम लोग बहुत अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग अभी के समय में उसका उपयोग उतना बड़ी तरह से नहीं करें, इसे हम लोग करने जाएंगे, इन फ्यूचर इसको बहुत बड़ी मात्रा में कोई उपयोग करना ही होगा, क्योंकि आने वाला समय में जो संसाधन, जैसे हम लोग कोयला से भी बिजली बना रहे हैं, ये सब धीरे धीरे क्या लिमिटेड है। ये सब सारा किसमें है, जो कोयला को जो आता है वो अनवीकरणीय में संसाधन है, वो धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाए। जब खत्म हो जाएगा तो हमको किस सोर्स की तरफ जाना होगा, हमको नवीकरणीय योग संसाधन के तरफ हमको भागना होगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन के बाद, कुछ आने वाले समय 100-200 साल के बाद फिर हमको इस तरफ शिफ्ट होना होगा। तो देखेंगे हम लोग कि संभावी जो संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो कि है तो हमारे देश में, लेकिन टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग चाहते भी इसका यूज़ करें, लेकिन अभी के समय में उसका बड़े पैमाने पर यूज़ नहीं हो रहा। इन फ्यूचर हम इसको यूज़ जरूर करेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका जो 2 नंबर है वो है आपका विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिसको हम चाहते हैं यूज़ करना और कर भी रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि आप ले सकते हैं पेट्रोल, और हमें ये भी पता है कि ये जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित मात्रा में और पूर्व निर्धारित है कि ये कब तक चलेगा, कितनी इसका मात्रा है, क्या क्या है, सब हमको जानकारी इसके बारे में है। जैसे कि ले लेते हैं आप क्या, पेट्रोल और क्या बोल सकते हैं, डीजल, गैस, ये सब सारा क्या, सारा विकसित संसाधन, इसका हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं और ये सारा सीमित है, एक दिन ना एक दिन ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सब संसाधन हम लोग बोलेंगे विकसित संसाधन। नेक्स्ट जो आपका 3rd नंबर है वो है आपका भंडार। भंडार यानी वैसे संसाधन जिसका भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं या यूज़ करने की इच्छा तो है लेकिन हम लोग सक्षम नहीं है, यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जब तक टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो भाई यूज़ कैसे करेंगे संसाधन। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम लोग, आपको ये देखेंगे जरूर H2O। H2O क्या है, जल का फॉर्मूला, पानी का है। H2 को हम लोग केमिस्ट्री में तोड़ते हैं किस में बताइए, H2 + O2। अब बोलेंगे ये तो लैब में पॉसिबल है, लेकिन क्या ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है? नहीं। क्या इसको तोड़ने के जो हमारे कॉस्ट लगता है क्या वो कम है? तो नहीं। क्यों ये उपयोगी है? आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वह एक ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन जो है आपका वह ज्वलन के लिए, ज्वलन का कारक है। इससे क्या होता है, आग लगता है, इससे लगने में सहायक होता है, इससे आपका क्या होता है, आग जो होता है वो लगता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो ये दोनों हमको पानी से आसानी से मिल जा रहा है। अब देखेंगे वाह कितना ये से मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जा रहा है और हमको जो एक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन भी मिल जा रहा है। लेकिन अभी हमारे पास इतना व्याप्त मात्रा में या बहुत बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको आसानी से ब्रेक कर दें और दोनों को यूज में ला सकते हैं। लेकिन जल तो है, भंडार के रूप में हम लोग जल को रख रहे हैं, इसलिए ये सब सारे संसाधन किस में आते हैं, भंडार में आते हैं। आने वाले समय में पक्का ये श्योर है कि जरूर टेक्नोलॉजी आएगी और हम लोग इसको भी ब्रेक करें, क्योंकि जो मानव है वो हर असंभव चीज़ को क्या करते हैं, संभव बनाती है। हर जगह अपना झंडा जरूर से जरूर गाड़ के आती है। अभी हम लोग धरती पे हैं, हम लोग पहले सोचते थे चांद पे कैसे जाएंगे, आज हम लोग चांद पे इजीली जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रॉकेट। तो उसी तरह आने वाले समय में अभी ये सब संसाधन को भंडार के रूप में रखते हैं। जैसे कि पहले जब परमाणु बम का विकास नहीं हुआ था, जब वो नहीं आया था अस्तित्व में, तो हम लोग क्या यूरेनियम का नाम सुनेंगे, वो जस्ट एक भंडार के रूप में रखा गया था, स्टोर के रूप में। उस समय इसका यूज़ नहीं पता था, लेकिन पता था कि आने वाले समय में यूरेनियम का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। आज के समय में परमाणु बम जो है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी बन चुकी है और इसका यूज़ भी हो चुका है, जो कि जापान पे हुआ था अमेरिका के द्वारा। तो देखेंगे अब यूरेनियम को भंडार में रखा तो गया, लेकिन उसका डे टू डे लाइफ में तो यूज़, रोजाना तो यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यूरेनियम को भी भंडार पे रखा गया है। लेकिन उसका टेक्नोलॉजी आ गया जिसमें कहाँ पे होता है, परमाणु बम में, एटॉमिक बम में रिसर्च उपयोग में आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपको जो 4th नंबर है, वो 4th नंबर है आपका है संचित कोष। वैसे संसाधन जो हमारे पास है और टेक्नोलॉजी भी है लेकिन अभी इच्छा नहीं यूज़ करने का। जैसे कि बिजली आराम से कोयला से मिल जा रही, कोयला से हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे टरबाइन को घुमाते हैं भाप से, तो आराम से बिजली मिल जा रही है। लेकिन आने वाले समय में ये सब संसाधन खत्म हो जाए, जैसे खत्म हो जाएगा तो सब संचित कोष में जो संसाधन रखे, जैसे नदिया का जो प्रवाह है, उस जल प्रवाह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को घुमा सकते हैं। जब टरबाइन घूमेगा तो बल्ब जलेगा। तो यहाँ देखिए नदिया का जो जल है इसे क्या करते हैं हम लोग, डैम में स्टोर करके रखते हैं, जमा कर रखते हैं। आने वाले समय में उसी डैम का जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं और भी विभिन्न कार्यों में हम उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो संसाधन होते हैं उसे हम लोग संचित कोष में रखते हैं। अभी टेक्नोलॉजी है लेकिन हम लोग को इच्छा नहीं है, हम लोग इसको भविष्य में करने जाएंगे, ताकि नदियों का जो जल है हर जगह, बहुत जगह इंडिया में है जहाँ पे आपको क्या, इसमें जब हम डीप में बताएंगे आपको तो बताएंगे कहाँ कहाँ भी ये जो है वाटर पावर प्लांट है, जो कि डैम के द्वारा मतलब पानी से बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो फिर आइए हम अब इस सबको एक एक करके परिभाषा देखते हैं। एक एक देखिए, सबसे क्या है ना, आपको जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो 1 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर पूछा जाता है। जो 1 नंबर या क्वेश्चन आता है, एक 1 मार्क्स का, वो आप आसानी से इस टेबल की मदद से आप दे सकते हैं। आप लोग कॉपी में लिखेगा ना, इतना ही सुंदर से लिखेगा, आपका फेयर कॉपी जितना ही अट्रैक्शन होगा, जितना ही अच्छा होगा, जितना ही अच्छा लिखावट होगा, उतना ही आपको पढ़ने में मन लगेगा। और जितना ही आपको पढ़ने में मन लगेगा ऑटोमेटिक आपको है लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ आपको याद हो जाएगा। हम आपको कोशिश करेंगे आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाएं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो 100% को क्लियर कर देंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरह से नोट आपको करवा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आपको भी उसी तरह ठीक एकदम कॉपी पर लिखना है, एकदम तैयार हो जाइए कॉपी में लिखने के लिए। अब हम आ गए हैं
और अब आप क्या करेंगे, पूरा भूगोल को धुआं धुआं कर देंगे, आप एकदम एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे आपको। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपको पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण बताए। 1 नंबर पे क्या करेंगे, जैव संसाधन अजैव संसाधन, ज़्यादा आपका मर्जी हो एक एग्जाम्पल दे दीजिए, पेड़ पौधे जानवर, सोना लोहा पानी कोयला इत्यादि सब क्या अजैव। बस सिंपल 1 नंबर पे पूरा डिफिनेशन नहीं लिखना है आपको। अगर 3 नंबर पे आएगा कि संसाधनों का वर्गीकरण, देखिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम बोल रहे संसाधनों का वर्गीकरण 3 नंबर पे, मतलब आपको सारा टॉपिक लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, या आप सिंपल इस तरह का टेबल बना देंगे, आपको आराम से जो आपके जो टीचर है वो 3 में 3 मार्क्स दे देंगे, आपको कुछ लिखना नहीं है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव संसाधन अजैव, ज़्यादा मन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर आपका समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय, फिर आता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत जिस पे अपना अधिकार हो, समुदाय से पूरे समाज का अधिकार हो, राष्ट्रीय इस पे राष्ट्र का अधिकार है यानी कि सरकार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय संसद, तो ये 4 को लिख देंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, क्या लिखेंगे, संभावी विकसित भंडार संचित कोष, बस इतना ही लिखेंगे, आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएगा, आपको कुछ लिखने के लिए। अगर आपको डिटेल में पूछेगा तो फिर आपको अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो फिर आपको एक एक करके सबका डेफिनेशन लिखना हो। जैसे अगर पूछेगा कि ओनली अगर आपको इसको पूछेगा 3 नंबर पे, देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण लिखे 3 मार्क्स में, अब क्या करिएगा उसको, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मार्क्स में पूछा जाएगा और आपको उसी को अलग अलग, ऐसा नहीं कि 1 नंबर पे उतना ही लिखना है, 2 नंबर पे उतना ही, 5 नंबर पे उतना ही, ऐसा नहीं करना है। हर जितना मार्क्स रहेगा उसी हिसाब से हम कंटेंट अपना क्या करेंगे, आंसर में लगाएंगे। जैसे देखें इसमें पूछेगा 3 मार्क्स में से क्या मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा, और ये जो टॉपिक मैंने अभी जस्ट बताया आपको संसाधनों को वर्गीकरण, ये आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और आराम से आप 1 नंबर 3 नंबर जैसा भी होगा आपको आप लिख लीजिएगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे का डिफिनेशन बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा समझाएंगे। और आपको जो ये सारे टॉपिक में क्लियर, इसमें या इसमें आपको जो डाउट होता है खास करके इसमें विकास के स्तर के आधार पर, इसमें हम एक टेबल के रूप में आपको बताएंगे किस तरह हम पहचान पाएंगे कि कोई संसाधन संभावी है या विकसित है या भंडार में आता है या फिर संचित कोष में आता है। आपको ये जो टॉपिक है पूरा समझ में आएगा, जो संसाधनों का वर्गीकरण है। आपका आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको संसाधन का वर्गीकरण जो एक एक करके मैं डेफिनेशन बताऊंगा सबका, उसका एग्जांपल दूंगा, और आपको जो भी डाउट हो उसमें क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इस विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन, इसको मैं टेबल के रूप में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि कौन सा संसाधन संभावी है, विकसित है या भंडार के अंतर्गत आता है या फिर वो संचित कोष में आता है। और केटी के साथ आप जुड़ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में और भी अच्छी तरह से आपको समझाऊँ और इस चैप्टर का जितना भी आपको डाउट है वो क्लियर कराऊँ। थैंक यू।